नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में होगी और इसमें मैं डिटेल में पूरे विस्तार से बताऊँगा कि कैसे फैमिली मेंबर्स और जो भी केयरगिवर्स हैं एक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के, वो कैसे स्किज़ोफ्रेनिया के साथ डील कर सकते हैं, कैसे अपने पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज आते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के फैमिली मेंबर्स फेस करते हैं और किस तरह से वो उस पेशेंट की भी और खुद की भी मदद कर सकते हैं। इस बारे में पूरे विस्तार से कई सारे वीडियोस की मदद से आपको जानकारी दूंगा, कुछ गाइड करने की कोशिश करूंगा जिससे कि पेशेंट को भी मैनेज किया जा सके और घर में और जीवन में बहुत सारा जो तनाव है उसको कम किया जा सके। ये जो सीरीज़ है ये कई भागों में होगी। हर वीडियो के अंदर कुछ इश्यूज डिस्कस करूंगा और उसमें कुछ सुझाव आपको दूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए जाएं, हर तरह की समस्याओं को इसमें मैं कवर कर पाऊं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स जिनसे जूझते हैं। इस सीरीज़ में सभी वीडियोस को पूरा सुनिए। कई सारे आपके प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। कई सारे अलग अलग विषयों पर मैं चर्चा करके आपको बता पाऊंगा कि कैसे स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम्स को समझा जाए और कैसे पेशेंट को हैंडल किया जाए। यह वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इसमें मैं बस आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा कि इस वीडियो सीरीज़ में किस किस टॉपिक पर मैं बात करूंगा और आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा कि इस वीडियो सीरीज़ में आने वाले टॉपिक्स क्या हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले और आप जान पाएँ कि कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में बात करना भी ज़रूरी है और उन्हें कैसे डील किया जाए उस बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इस पूरी सीरीज़ के बारे में ओवरव्यू देता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है जिसके एक पर्सन की लाइफ में, उसकी फंक्शनिंग में, जो भी डे टू डे उसकी जो क्रियाएं हैं उसमें करीब करीब सभी हिस्सों पर असर पड़ता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, जॉब, बिजनेस, सोशल रिलेशनशिप्स, घर की जिम्मेदारियां, खुद का ध्यान रखना, नींद, खाना पीना, ऐसे जितने भी रोज़मर्रा के जीवन के विषय होते हैं उन सभी को स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण प्रभावित करते हैं। पर इसी के साथ ना ही केवल पेशेंट की लाइफ को, जबकि पूरी फैमिली पर स्किज़ोफ्रेनिया का असर पड़ता है, जिसमें फैमिली मेंबर्स का बहुत सारा समय जाता है, बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है और इलाज में बहुत सा पैसा भी खर्च हो जाता है। साथ ही रोज़मर्रा के जीवन में परिवार के लोगों के लिए बहुत सा तनाव आता है, टेंशनें आती हैं और परिवार के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। एक स्किज़ोफ्रेनिया के फैमिली मेंबर होने के नाते आपने अक्सर ऐसा पाया होगा कि आपको घर के अलावा प्रोफेशनल्स की मदद की ज़रूरत पड़ी होगी, सपोर्ट लेना पड़ा होगा, शायद पड़ोसियों का या रिश्तेदारों का। ट्रीटमेंट के लिए अरेंज कर पाना काफ़ी मुश्किल रहा होगा और कई सारे आपने तरीके तलाशे होंगे जिससे कि आप इस बीमारी के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं और उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनसे कोप करने में, उनको डील करने में काफ़ी समस्याएं रही होंगी। एक समय था जब स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में पेशेंट्स को किसी रिहैब सेंटर पर एडमिट कर दिया जाता था और वहाँ सारा जिम्मा डॉक्टरों पर और उनकी टीम पर होता था कि कैसे वो पेशेंट को हैंडल करेंगे, किस तरह से वो उसको सुसाइडल होने से रोक सकते हैं, कैसे वो उसको बिल्कुल बांध के रखेंगे ताकि उसकी लाइफ को जैसे तैसे अच्छे तरीके से निकाला जा सके। पर आज के ज़माने में क्योंकि दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं और लंबे समय तक पेशेंट को अपने घर पर ही रहना होता है, तो ऐसे में फैमिलीज़ जो हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया को मैनेज करने में खुद की और पेशेंट की कैसे मदद करें। एक समय था कुछ दशक पहले तक जब परिवार वालों की जिम्मेदारी ना के बराबर होती थी पेशेंट के इलाज में। इनफैक्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स की, मतलब डॉक्टरों की जो समझ थी स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर, वो भी बहुत अच्छी खासी नहीं थी और धीरे धीरे जैसे जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज बेहतर हुआ है वैसे वैसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की जीवन की समस्याओं को और उससे होने वाले जो चुनौतियां हैं उसको भी डॉक्टर्स अब पहले के मुकाबले बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। एक समय था जब ऐसा समझा जाता था कि रिहैबिलिटेशन और इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट के अलावा कोई दूसरा अच्छा इलाज नहीं है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को दिया जा सकता है।
पर जैसे-जैसे समय बीतता गया 70, 80, 90 के दशक में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गईं, बहुत सारी ऐसी अच्छी दवाइयाँ जिससे कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। और बहुत सारी रिहैबिलिटेशन की अप्रोचेस भी डेवलप हुई जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिलता है, उन्हें अब अपने घर पर रखा जा सकता है, उनको अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट करके रखा जा सकता है। वो अपनी दुनियादारी, ज़िम्मेदारियाँ, काम धंधे, रिश्तेदारियाँ सबको मैनेज करने के अब लायक बन पाते हैं। और इसी के साथ फैमिलीज़ की भी जो भूमिका है उनकी बीमारी में और उस बीमारी से कोप करने में, वो अब पहले के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण समझी जाती है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लें, वहाँ का अगर उदाहरण देखें, तो वहाँ अब पेशेंट, डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स केवल अब इलाज की नज़र से स्किज़ोफ्रेनिया की मैनेजमेंट को नहीं देखते। ये नहीं देखा जाता कि केवल लक्षणों का दूर होना ही अकेला लक्ष्य है स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में, जबकि अब यह भी ज़रूरी समझा जाता है कि पेशेंट अपनी पूरी लाइफ में किस तरह से रिकवर करे और कैसे अपने को सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करके रख पाए। तो ऐसे में जो मेडिकल केयर है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स का, वो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी को पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा पाता। इसलिए कोशिश इसी पर रहती है कि कैसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की जीवन को बेहतर बनाया जा सके और साथ ही फैमिली मेंबर्स भी कैसे सुख शांति के साथ अपने उस पेशेंट के साथ जीवन व्यतीत कर पाएँ। पेशेंट जीवन में इंडिपेंडेंट हो पाए, अपना गुजारा करने के लायक बन पाए, अपनी क्षमताओं को पहचान पाए और बीमारी के कारण जो भी सीमित क्षमताएं पेशेंट के अंदर रह गई हैं, उनका उपयोग करके कैसे वो अपने जीवन को और उसकी गुणवत्ता को बेहतर कर पाए, इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों का फोकस होता है। और इसी के लिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर्स को एम्पावर किया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए। आज 21वीं सदी में हम कह सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में एक सुनहरा युग चल रहा है जो कि आज से पहले कभी देखने में नहीं आया था। इनफैक्ट अगर फ्यूचर की बात की जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया की मैनेजमेंट का जो प्रेजेंट और फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हमारे पास आज ऐसे इलाज मौजूद हैं जो कि पूरी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया को क्योर कर पाएँ। पर फिर भी अगर रिकवरी के नज़र से देखें तो यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। जीवन भर पेशेंट को रिकवर करना पड़ता है अपनी कंडीशन से, और इलाज कोई ऐसा पड़ाव नहीं है जिसके बाद पेशेंट की लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए, जबकि जीवन भर पेशेंट को किसी न किसी तरह के प्रयास लेने पड़ते हैं जिससे कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए। हर पेशेंट के लिए रिकवरी के अलग मायने होते हैं और हर परिवार के लिए भी रिकवरी प्रोसेस अलग तरह का होता है। ये जो पूरी वीडियो सीरीज है, इसमें जितने भी विषय संभव हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की रिकवरी में, जिससे कि फैमिली मेंबर्स भी डील करते हैं और पेशेंट भी डील करते हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा विषय कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये एक ऐसी सीरीज होगी जिसको आप बार बार सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में कहीं इसको सेव करके रखें, डाउनलोड कर लें। बार बार आपको इन वीडियोस को सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें बहुत सी गाइडेंस आपको मिलेगी, बहुत से अलग अलग इश्यूज़ के बारे में बात की जाएगी। और ऐसा भी आप देखेंगे कि कुछ विषय तो आज अभी आपके लिए ज़रूरी होंगे, तो वहीं कुछ विषय ऐसे होंगे जो कुछ समय के बाद आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो हो सकता है कि कोई टॉपिक तो आप आज सुनना या उसके बारे में जानना चाहें, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जिसके बारे में शायद 1 साल बाद आप जानना चाहेंगे। हो सकता है कि कुछ एरियाज़ के बारे में अब आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका पेशेंट और आपकी जो पूरी फैमिली है वो अब उस पड़ाव से काफ़ी आगे निकल चुकी है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए पूरी की पूरी जानकारी एकदम नई हो सकती है, हर चीज़ उनके लिए एकदम फ्रेश लगेगी और उनको हर तरह की चीज़ जानना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि शायद उनको आज तक इस तरह की कोई गाइडेंस मिली ही ना हो। तो अलग अलग परिवारों और अलग अलग पेशेंट्स की ज़रूरतों के हिसाब से सभी लोगों को अपने मतलब का कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ जानकारी इस पूरी वीडियो सीरीज़ में मिलेगी। अगर आपके रिलेटिव को बस अभी कुछ ही समय पहले स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिला है, तब तो ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि अब आपके पास बहुत सा समय है ताकि आप फुर्सत से अपने पेशेंट के सिम्टम्स को समझ पाएँ, उसके बारे में जो भी इश्यूज़ हैं उसको जान पाएँ, उसके बारे में क्या प्लान बनाने हैं, किस तरह से उस पेशेंट की लाइफ को आगे चलाना है, उसके बारे में पूरी स्ट्रेटजी बना पाएँ।
तो बहुत सा समय और बहुत से ट्रायल एंड एरर और बहुत सी डॉक्टरों की कंसल्टेशन, बहुत सी भाग दौड़ आपकी बच जाएगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस पूरी वीडियो सीरीज़ को फॉलो करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपने लिए और अपने पेशेंट के लिए एक प्रॉपर एक प्लान और एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे चलेंगे। ध्यान रखें, ये पूरी सीरीज में कहीं भी आपको किसी ऐसे इलाज के बारे में नहीं बताया जाएगा जिससे कि कोई दावा किया जाए कि कैसे आप स्किज़ोफ्रेनिया के सारे सिम्टम्स को दूर भगा सकते हैं और कैसे पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अगर आप कुछ समय से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियोस देखते सुनते आए हैं तो एक बात तो आपको समझ आ ही गई होगी कि मैं कभी भी किसी भी क्योर का दावा ना यहाँ पर करता हूँ और ना कोई भी डॉक्टर आज की डेट में ये दावा कर सकता है कि ऐसा इलाज करने से या ऐसा इलाज देने से स्किज़ोफ्रेनिया को 100% क्योर कर दिया जाएगा। तो इस बारे में ना ही ये वीडियो सीरीज़ होगी और ना ही मैं अपने चैनल पर इस तरह की कोई वीडियोज़ बनाता हूँ या ऐसे कोई दावे करता हूँ। तो इसलिए ये जो पूरी सीरीज़ होगी और इसी तरह की और जो अन्य वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, वो सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया को ज़्यादा बेहतर तरह से समझने पर और उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हुए भी पेशेंट की लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसी बारे में मैं कंटेंट बनाता हूँ और इसी बारे में कंटेंट आगे इस सीरीज़ में भी आपको सुनने जानने को मिलेगा। मैं अपने चैनल पर स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ भी चला रखी है जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाऊँ कि कैसे स्किज़ोफ्रेनिया को समझना है और कैसे इसके अलग अलग इश्यूज़ जो कि लोग फेस करते हैं उनके बारे में क्या समझा जाए, उसे कैसे जाना जाए। एक बार जब आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में सारी समझ आ जाती है उसके बाद आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि अब आगे कैसे आगे बढ़ना है और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे कि अब रिकवरी को आसान बनाया जाए। तो इस वीडियो में आगे जो कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जो अलग अलग टॉपिक्स पर जो गाइडेंस आपको मिलेगी, उससे आप पेशेंट की रिकवरी को ज़्यादा बेहतर तरह से समझ पाएंगे और कुछ स्ट्रेटजीज सीख पाएंगे कि कैसे पेशेंट के सिम्टम्स में और उसकी लाइफ में आने वाले उतार चढ़ावों को हैंडल करना है। बहुत ज़रूरी होगा कि आप इस वीडियो सीरीज़ की मदद से पेशेंट के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना पाएँ और पेशेंट की हेल्प कर पाएँ ताकि वो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाए। और आप पाएंगे कि अगर आप ये पूरी सीरीज़ को समझ गए, इसको अगर आपने ढंग से पूरा सुना, तो आप बहुत बारीकी से अपने पेशेंट के जीवन को समझकर एक अच्छा मैनेजमेंट प्लान उसका बना पाएंगे और इस पूरी बीमारी से बाहर निकलने में और एक बेहतर जीवन जीने में पेशेंट की मदद कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी उम्मीदों से भी बेहतर शायद आपका जो पेशेंट है अब वो अपना जीवन बिताने लगेगा। इस सीरीज़ में मैं बात करूँगा कि कैसे पेशेंट को स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प की जाए, किस तरह से रिलैप्स प्रिवेंशन किया जाए, मतलब कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि पेशेंट के रिलैप्स ना हो, जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो क्या किया जाए, इस बारे में भी बताऊंगा। दवाओं को लेकर जो इश्यूज होते हैं और दवाइयों से क्या उम्मीद रखनी है, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। ये भी आपको बताऊंगा कि अलग अलग लोग जो हैं जो कि पेशेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पेशेंट के पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उसके हस्बैंड या वाइफ, उनके पार्टनर्स, वो कैसे डील कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम से। और साथ ही अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है जो कि एक पेरेंट है, मतलब वो खुद भी माता या पिता हैं, तो भी वो कैसे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं और अपने से कैसे अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, इस बारे में भी कुछ जानकारी दूंगा। फिर आगे बात करूंगा कि पेशेंट के साथ कैसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की जाए, ढंग से अच्छे से कम्युनिकेट कैसे किया जाए ताकि आप बातचीत कैसे कर पाएँ उससे। प्रॉब्लम सॉल्विंग में पेशेंट की हेल्प कैसे करें और खुद की हेल्प कैसे करें, इस बारे में चर्चा करूंगा। और घर के अंदर कैसे पेशेंट को जिम्मेदार बनाया जाए, कैसे उसको घर के रोज़मर्रा के छोटे बड़े कामों में इन्वॉल्व किया जाए, इस बारे में पूरी गाइडेंस दूंगा। जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलग अलग टाइप के सिम्टम्स के साथ कोप किया जा सकता है, फैमिली मेम्बर्स कैसे कोप करें, जैसे कि नेगेटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस या एलॉजिया, मतलब पेशेंट बात ही नहीं करता, इस तरह के सिम्टम से कैसे हैंडल करें। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट की थिंकिंग पूरी तरह से काम नहीं कर रही, मेमोरी प्रॉब्लम, अटेंशन प्रॉब्लम्स हैं, एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही हैं, इसको कैसे हैंडल किया जाए। साथ ही पेशेंट के कुछ दूसरे इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सकता है, इस पर भी बात करूंगा। पेशेंट के अंदर गुस्सा हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, इस पर थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा। फिर अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ की समस्याएं हैं, उस पर भी बात होगी। और साथ ही पेशेंट के अंदर जो इंसाइट की कमी होती है, पेशेंट को अपनी बीमारी और अपने इलाज के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती, कुछ इंसाइट नहीं होती, तो ऐसे में क्या किया जाए, इस पर बात करूंगा।
फिर जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी आपको बताऊंगा कि कैसे पेशेंट की सोशल रिलेशनशिप्स इंप्रूव की जाएं, उसके वर्क में, बिजनेस या जॉब में उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, क्या प्लान, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिससे कि पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट बन पाए, उसकी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई कैसे पूरी कराई जाए, उसके जो सेल्फ केयर के जो स्किल्स हैं, अपनी खुद की देखभाल करने की जो स्किल्स हैं वो कैसे इंप्रूव की जाएं। साथ ही उसकी कुछ लेजर एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि अपने इंटरेस्ट की, हॉबी की चीज़ें क्या कर सकता है, नई चीज़ें क्या सीख सकता है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। फिर स्टिग्मा से कैसे डील करें, पेशेंट के अंदर कोई शर्म है, एम्बेरसमेंट है, दूसरों से बात नहीं कर पाता है, अपने बारे में खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कर पाती, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे करके कई सारे इश्यूज आगे आने वाली सीरीज में आप सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। ये जो पूरी वीडियो सीरीज होगी, एक एक करके कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं वो मैं इसके रिलीज करूंगा। तो कई लोगों को तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में सुनने में मदद मिलेगी, तो कई लोगों के लिए जो उनके मतलब के अपने इश्यूज हो सकते हैं उन्हीं को सुनने में ज़्यादा मदद मिलेगी। स्किज़ोफ्रेनिया के किसी रिलेटिव की मदद करने में सबसे ज़रूरी होता है कि पहले आपके पास सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो बीमारी के बारे में। कौन से इलाज अवेलेबल हैं ये भी पता होना चाहिए। इलाज के प्रिंसिपल्स, सिद्धांत क्या हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बहुत से लोग बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, अपनी उम्मीदों से ज़्यादा चलते हैं बजाय कि सच्चाई का सामना करने के। सच्चाई को जाने बिना वो बस अपनी उम्मीदों पर ही इलाज ढूंढते रहते हैं, कोप नहीं कर पाते हैं पेशेंट के साथ। तो ज़रूरी होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोपिंग स्ट्रेटजीज सीखें, खासकर कि पेशेंट के साथ आने वाली जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उससे कैसे डील करना है, ये सभी फैमिली मेम्बर्स को जानना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही कैसे आप पेशेंट के साथ मिलकर एक शेयर्ड तरीके से, कोलैबोरेटिव तरीके से कैसे उसकी मदद कर सकते हैं ताकि वो अपनी रिकवरी कर पाए, कैसे उसकी रिकवरी की जर्नी को आसान बना सकते हैं, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पेशेंट के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं अपने को बेहतर करने की और उम्मीद करते हैं कि शायद पेशेंट खुद ही ये सब कर लेगा। भाई दवाइयाँ तो दिला ही दी हैं तो खुद ही उसको करना चाहिए, समझना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बीमारी जो है ये पेशेंट के अंदर काफ़ी सारी क्षमताओं को ख़त्म कर देती है। इसलिए पेशेंट के साथ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट लेना ज़रूरी है ताकि पेशेंट को अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाया जाए। पेशेंट को डील करने में यह भी जानना ज़रूरी होता है कि कैसे डॉक्टरों की मदद ली जाए और इलाजों से क्या उम्मीद रखी जाए। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपको मदद दे सकते हैं, किताबें हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनकी मदद कैसे ली जाए ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे स्किल्स ज़रूरी हैं आपके लिए और आपके फैमिली मेंबर, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के लिए कौन से ऐसे स्किल्स सीखने ज़रूरी हैं जिससे कि जीवन को बेहतर बनाया जाए, ये भी जानना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरा एक टीम वर्क की तरह अप्रोच किया जाए। मतलब पेशेंट के रिलेटिव्स, मतलब उसके फैमिली मेंबर्स और साथ ही मेडिकल प्रोफेशनल्स, सब लोग मिलकर ही पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। पेशेंट का इलाज कैसे करना है और उसको एक बेहतर जीवन जीने में कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है, इसमें पूरा टीम वर्क लगता है। इसलिए दवाओं पर निर्भर होकर या दवाओं से सिर्फ उम्मीद लगा लें कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो पूरी सीरीज़ है इसके साथ बने रहें, इसमें अलग अलग समय पर वीडियोस आती रहेंगी, उसमें दी गई जानकारी लेते रहें। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी थी, इसमें बस कुछ बेसिक्स ही आपको ब्रीफ जानकारी दी, कुछ ओवरव्यू दिया सीरीज़ के बारे में। आगे सीरीज़ के साथ बने रहिए। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।